हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पाठ 7 नागार्जुन जी के द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है, जिसमें नागार्जुन जी ने अपनी हिमालय दर्शन के दौरान वहाँ के अनुभवों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का जो निराला अनुभव किया था, उसी का वर्णन अपनी इस कविता बादल को घिरते देखा है में उन्होंने वर्णित किया है। आइए हम नागार्जुन जी का जीवन परिचय प्राप्त कर लेते हैं। जन्म सन 1917 ईस्वी को नागार्जुन जी का जन्म उनके ननिहाल अर्थात नाना के घर सतलखा जिला मधुबनी बिहार में हुआ था। इनका पैतृक गांव तरौनी दरभंगा बिहार में पड़ता है। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनकी शिक्षा गांव की संस्कृत पाठशाला में तथा उच्च शिक्षा बनारस में हुई थी। नागार्जुन जी ने हिंदी में रतिनाथ की चाची, नई पौध, बाबा बटेसर नाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, कुंभी पाक, हीरक, जयंती, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, पारो, गरीबदास आदि उपन्यास लिखे हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, तुमने कहा था, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, रत्नगर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, आखिर क्या कह दिया हमने, इस गुब्बारे की छाया में आदि इनके कविता संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त निबंध, कहानियाँ, संस्मरण और अन्य विधाओं में भी नागार्जुन जी ने लेखन कार्य किया है। नागार्जुन को मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी सेवा विशिष्ट सम्मान, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया है। तिब्बत यात्रा के क्रम में उन्होंने जो हिमालय दर्शन से प्रकृति के निर्मल निश्चल रूप को देखने से कवि के मन में सौंदर्य का जो उफान उमड़ आया है, उसे ही उन्होंने कविता में ढाला है। इसमें कहीं मानसरोवर में कमलों के ऊपर वर्षा बूंदों के गिरने के चित्र हैं, तो कहीं झीलों में हंसों द्वारा कमल नाभ खोजने के दृश्य हैं। चिर विरह के बाद चकवा चकई का मिलना और शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कटाक्ष करना आदि रोमानी वातावरण की सृष्टि हमारी प्रणय चेतना को भी मुखर कर देता है। आइए हम कविता का पठन करते हैं। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों में आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला रुण की मृदु किरणें थीं, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। पहले पद का हम अर्थ जान लेते हैं। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमल, अमल अर्थात जो निर्मल है, साफ है, स्वच्छ है,
धवल उजला सफ़ेद, गिरि गिरि अर्थात पहाड़, के शिखरों पर, शिखर अर्थात पर्वत की चोटी। अब यहाँ पर अमल धवल गिरि अर्थात साफ स्वच्छ उजला सफ़ेद ऐसे हिमालय के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। ऐसे बर्फ़ से आच्छादित हिमालय की जो चोटियाँ हैं वहाँ पर मैंने बादलों को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। अब यहाँ पे देखिए कवि क्या कह रहे हैं कि छोटे छोटे मोती जैसे, कि बादल से जो छोटे छोटे मोती जैसे शीतल तुहिन, तुहिन अर्थात यहाँ पर होता है तुषार, बर्फ़। बर्फ़ जो हिमालय है, हम सभी जानते हैं कि हिमालय की जो चोटियाँ हैं वह बर्फ़ से ढकी हुई हैं, तो उसके जो छोटे छोटे बर्फ़ के मोती जैसे जो टुकड़े हैं वह कैसे हैं, बर्फीले जल कणों को, तो वो जो बर्फीले जो जल की बिंदुएं हैं वह क्या हो रही हैं, मानसरोवर के उन स्वर्णिम, हिमालय में जो मानसरोवर झील है वहाँ पर गिरते हुए मैंने जो कमलों पर गिरते देखा है। तो जो स्वर्णिम, स्वर्णिम अर्थात सुनहरे जो कमल खिले हुए हैं उन सुनहरे फूलों पर मैंने बादलों के बर्फीले जो जल कण हैं वह गिरते देखा है। मैंने बादल को घिरते देखा है, मैंने शिखरों पर बादल को घिरते हुए देखा है। अब यहाँ पे देखिए कमल, कमल जो है उसका पर्यायवाची शब्द पंकज, अम्बुज, नीरज, जलज, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। पर्वत, तुंग आदि, गिरि पहाड़, इसका भी पर्यायवाची शब्द है यह। फिर आगे हम बढ़ते हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। अब यहाँ पे देखिए तुंग हिमालय, तुंग हिमालय जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा पहाड़ है, शिखर है वह, तो इसमें क्या है कि कह रहे हैं कि तुंग हिमालय के कंधों पर, जो हिमालय की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। तो हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर छोटी बड़ी अनेकों झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में। अब यहाँ पे देखिए सलिल अर्थात पानी, उनके श्यामल, जो हल्का, श्यामल का अर्थ होता है हल्का काले रंग का, तो उनका जो पानी है, उन झीलों का जो पानी है हल्का काले रंग का, समतल देशों से आ आकर, समतल क्षेत्रों में हल्के काले और नीले जल में जो वर्षा ऋतु की समतल देशों से आ आकर, पावस, पावस क्या होता है, वर्षा की उमस से आकुल, जो उस वर्षा ऋतु की जो उमस होती है, आपको शायद याद होगा जब पहली बारिश होती है उसके बाद एकदम पूरी अचानक से गर्मी लगने लगती है, फिर काफ़ी बारिश के बाद पूरा वातावरण जो है वह थोड़ा शीतल हो जाता है। तो ऐसे ही क्षेत्रों से जहाँ पे वर्षा हुई है और जो उमस के कारण, गर्मी के कारण जो परेशान हैं, ऐसे तिक्त मधुर विष तंतु खोजते। अब यहाँ पे देखिए तिक्त मधुर विष तंतु, तिक्त अर्थात तीखा,
मधुर अर्थात मीठा, और विष तंतु जो कमल नाल के तंतु होते हैं जो झील में होते हैं। तो ऐसे तीखे मीठे कमल नाल को खोजने के लिए हंसों को तिरते देखा है। तो ऐसे मीठे तंतुओं को खोजते हुए मैंने हंसों को इस मानसरोवर के झील में देखा है। मैंने शिखरों पर बादलों को घिरते हुए देखा है। अब यहाँ पे भी देखिए, इसका आप अर्थ याद रखिएगा। विष तंतु जिसे हम कमल नाल कहते हैं, उमस गर्मी जो हवा न चलने पर होती है, पावस अर्थात वर्षा, श्यामल श्यामल अर्थात हल्के काले रंग का। तो आप इन सबको ध्यान रखिएगा। वसंत ऋतु का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थीं, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कला छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। आइए अब हम इस पद का अर्थ देखते हैं कि वसंत ऋतु का सुप्रभात था। कवि ने सरोवर के तट के किनारे जो सुबह का वर्णन होता है, सुप्रभात अर्थात सुबह का जो सुनहरे प्रभात का वर्णन करते हुए कहा है कि यह वसंत का सुंदर सवेरा था, मंद मंद था अनिल बह रहा। अनिल अनिल अर्थात हवा पवन, ये पर्यायवाची है, आप याद रखिएगा। तो वसंत का यह सुंदर सवेरा था, मंद मंद धीरे धीरे शीतल हवा चल रही थी, बालारुण की मृद किरणें थी। अब देखिए, बालारुण सुबह का जो सूर्य है, बालारुण का अर्थ हुआ सुबह का सूर्य। तो जो बाल सूर्य की सुबह की जो कोमल कोमल मृदु किरणें थी, मृदु अर्थात कोमल मुलायम, चारों ओर सुनहरी किरणें फैल रही थी, उनका सुनहरा प्रकाश, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, अगल बगल के जो शिखर थे वह उन सुनहरी किरणों से चमक रहे थे, जो सोने की, स्वर्णाभ अर्थात सोने की चमक या आभा वाला। तो वे शिखर भी चमक रहे थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको। अब देखिए, यहाँ पे एक पक्षी है, जल पक्षी चकवा और चकई। तो इनको जो है चकवी, इनको जो है अभिशाप मिला है सदियों से कि ये जो पक्षी जोड़ा है यह रात में अलग रहता है और सुबह इनका फिर से मिलाप होता है, तो यह रात भर क्रंदन करते हैं। तो उसी का वर्णन यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। तो ये जो चकवा और चकई हैं, इनको एक दूसरे से विरह का, जो विरह की वेदना है वह बर्दाश्त करनी पड़ रही है, तो अलग अलग रहकर ही इनको पूरी रात बितानी होती है। निशा काल के चिर अभिशापित, सदियों से इन्हें जो है यह अभिशाप मिला हुआ है। रात्रि के समय का, निशा काल अर्थात रात्रि के समय का, चिर बहुत समय से इन्हें यह शाप मिला है कि ये एक दूसरे से रात्रि के समय अलग रहेंगे। बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, अर्थात सुबह होने पर इनका जो क्रंदन है वह बंद हो गया है और उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर, शैवाल जो नदी वगैरह में, झील वगैरह में जो नीचे हरा होता है, आप लोग देखे होंगे, उसको हम शैवाल कहते हैं। तो
कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि महान सरोवर, जो मानसरोवर का जो तट है वहाँ पर शैवालों की हरी मखमली दरी है। सुबह होते ही शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। तो सुबह होते ही ये चकवा और चकई आपस में मिल जाते हैं और उनका जो प्रणय, उनका जो प्रेम है वह देखते ही बनता है। ऐसे मैंने पर्वत शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। आइए अब हम शब्दार्थ और टिप्पणी देख लेते हैं। अमल धवल, निर्मल और उज्ज्वल, शिखर चोटी, तुहिन बर्फ, तुंग ऊंचा, सलिल पानी जल, समतल देश, मेवानी भाग। अमस, यहाँ पे अमस नहीं उमस होगा, इसे याद रखिएगा, गर्मी। बिस्तंतु, कमलनाल, कमलदंड जिन पर कमल का फूल खड़ा रहता है। तिरना, तैरना। अनिल, पवन, बालारुण, बाल, सूर्य, सुबह का लाल सूर्य। स्वर्णाभि, सोने जैसी चमक। विरहित होना, बिछड़ना, अलग होना। चिर अभिशापित, जो सदा के लिए शापग्रस्त हो। क्रंदन, करुणापूर्ण रुदन। शैवाल, जल में उत्पन्न होने वाली घास। दरी, बिछौना, बिस्तर। प्रणय कलह, प्रेम पूर्ण कलह या झगड़ा। आइए हम विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखना है, उसे देखते हैं। कवि ने अमल धमल धवल गिरि के शिखरों पर किसको घिरते देखा है? तो बादल को। दूसरा, कवि ने छोटे छोटे मोती जैसे कणों को मानसरोवर में कहाँ पर गिरते देखा है? तो स्वर्ण कमल पर। क। तीसरा, जब बादल को घिरते देखा तब किस ऋतु का प्रभाव था? वसंत ऋतु का। कवि ने मानसरोवर के श्याम नील सलिल में किसको तैरते देखा है? तो हंसों को। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये सुंदर कविता पसंद आई होगी, जिसमें कवि ने प्रकृति के बहुत ही मनोहर चित्र खींचे हैं। हिमालय का उज्ज्वल शिखर देखते ही बनता है। पावस ऋतु के बादलों को घिरना भी कवि को जो है वह बड़ा मनोरम लगता है। मानसरोवर की झील में सुनहरे कमल खिले हुए हैं, उन पर बादलों से गिरते मोती जैसे जलकण वह अपूर्व शोभा प्रदान कर रहे हैं। झीलों में तैरते हुए हंसों को देखना कवि को अच्छा लग रहा है। वसंत के प्रभाव से उस सरोवर की जो सुंदरता है वह बहुत ही निराली है और मंद मंद शीतल पवन का स्पर्श भी बड़ा सुहावना लग रहा है। और बाल सूर्य की किरणें भी सुनहरे अगल बगल के जो पर्वत शिखर हैं उनको भी स्वर्णिम बना रहे हैं। तो यहाँ पर कवि ने जो नैसर्गिकता को बहुत ही स्वाभाविक और हृदय स्पर्शी ढंग से प्रस्तुत किया है। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।